तो आइए दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 में सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में सबसे पहले क्या आ रहा है, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। तो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स आ रही हैं, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगर मैं अभाज्य संख्याओं की बात करूं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो यहाँ पे फिर हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं हम कि अभाज्य संख्या क्या होगी। ऐसी संख्याएं जिसमें या तो एक का भाग जाए या फिर स्वयं उस संख्या का भाग जाए। कहने का मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसमें या तो एक से भाग जाता हो या फिर उस खुद नंबर का उसमें भाग जाए, तो वो क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 2 की, तो 2 में 1 का भाग जाएगा, 2 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 क्या होगी, हमारी एक अभाज्य संख्या होगी। पिछली क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि 1 जो है उससे हर किसी भी संख्या को भाजित किया जा सकता है। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वो 1 से भाजित किया जा सकता है। तो 1 से तो सारी संख्या होगी, तो हमें सिर्फ देखना है कि उसी संख्या में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है। तो 3 की बात करूं मैं, 3 में 1 का भाग जा रहा है, 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि पूर्णांक नहीं आएगा, फिर 3 में 3 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पे क्या देखा मैंने, 1 का भाग जा रहा है और स्वयं उसी संख्या का भाग जा रहा है, तो 3 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर बात करते हैं 4 की। 4 की बात करें तो 4 में 1 का भाग जा रहा है, 4 में 2 का भाग जा रहा है और 4 में 4 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 का भी भाग जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अभाज्य नहीं हो सकती, ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार 5 की बात करें, 5/1 और 5/5, 7 हो गई, 11, 13। तो इस प्रकार से ये सभी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। फिर आता है कि गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड क्या होगा, जैसे मैं बात करूं 140, 9th क्लास में हम देख के आए हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखें तो ये हमारा मेथड रहता है अभाज्य गुणनखंड करने का। तो सबसे अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होगा, जो भी भाज्य संख्या है उस भाज्य संख्या को ऐसे गुणनखंडों के रूप में तोड़ना जो कि अभाज्य हों, मतलब कि उनके गुणनखंड करेंगे तो ऐसी अभाज्य संख्याएं आएगी जिनमें और आगे उनको हम भाजित नहीं कर सकते। तो सबसे पहले 140 को 2 से 70, फिर 2 से 35। अब देखो 2 का नहीं जा रहा है इसमें, तो फिर 3 का देखेंगे, 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा, तो 5 से गया 7 पे। अब 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो यहां से 140 को मैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना चाहूं तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो यहां से ये क्या हो गया, इसकी घात के रूप में लिख दूं 5 और 7। अब देखो 140 को मैंने किसके गुणनखंड के रूप में लिखा है, 2 है, 5 है और 7 है। अब देखो 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है। तो क्या किया मैंने, इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ दिया किसी भी भाज्य संख्या को। तो ये होता है मेरा अभाज्य गुणनखंड। अब हमारी सारी टर्म्स इसमें कंप्लीट होगी है। तो अब देखते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब अगर क्रम को छोड़ दें
तो ये यूनिक होता है, सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे तो हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल 8190 को मैं अभाज्य गुणनखंडों में के रूप में व्यक्त करना चाहूँ तो 8190 सबसे पहले 2 से किया तो 4, 1 बचा 0, 19, 9, 1 बचा 4095। अब 3 से देखें तो 3 से 1 10 हो गया, 3, 19, 6, 15, 5 पे। अब इसके बाद में फिर से 3 से जा रहे हैं क्योंकि 6 और 3 9, 5 और 1 6, 9, 3 से भाज्य तो 4, 5 और 5 455। अब अंतिम अंक 5 से चला जाएगा 9 और 1, उसके बाद में 91, 7 से 13। अब 13 खुद अभाज्य संख्या है। तो अब देखो मैंने 8190 को किस फॉर्म में लिख दिया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। तो मैंने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। अब कहने का मतलब अंकगणित की मूलभूत पर मैं क्या कह रही थी कि क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम के बिना अद्वितीय का मतलब कि यहाँ पे अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13, या फिर 5 को पहले लिख दूं क्योंकि यहां से 8190 में मैंने 2 से भाग दिया, अंतिम अंक 0 है तो पहले 5 से भी दे सकते थे, पहले 5 से देते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, 5 पहले आ जाता, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 13। तो कहने का मतलब क्या है कि अभाज्य गुणनखंड जब हम कर रहे हैं तो अभाज्य संख्याएं जो आती है उनके क्रम का कोई महत्व नहीं रहता। तो इस प्रकार से अंकगणित की मूलभूत प्रमेय को हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बोल रहा है कि किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB बराबर होता है a गुणा b के। कहने का मतलब कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक a b हैं, उनका महत्तम समावर्तक और LCM जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है, उनका जो गुणनफल है वो उन दोनों संख्याओं के आपस में गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मैंने दो धनात्मक पूर्णांक लिए 26 और 91। अब 26 और 91 के मैंने क्या करने हैं, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड करूंगा। अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 26 के लिए 2 से जा रहा है सबसे पहले तो 13। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 13 का 13 ही आ जाएगा। तो यहां से 26 का क्या हो गया, 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13। फिर बात करता हूं मैं 91 की। अब 91 देखो 2 से भाग नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से 5 से ऐसे करके 7 से जा रहा है सबसे पहले तो 13। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 91 के 7 गुणा 13। अब यहां से बात करते हैं कि इनका HCF और LCM क्या आएगा। तो देखो HCF क्या हो जाएगा, 26 और 91 का HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 26 में 2 और 13 आ रहे हैं, 91 में 7 और 13 आ रहे हैं। तो यहां से एक चीज क्या दिखाई दे रही है कि इन दोनों ही संख्याओं में जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें 13 आ रहा है दोनों में। तो सबसे बड़ी जो संख्या है 13 ही है दोनों में, जो कॉमन है दोनों में, जिनमें इन दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। तो HCF यहां से कितना आ जाएगा 13। और LCM की बात करूं, 26 और 91 के LCM की बात करूं तो LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब यहां पे हम देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल, तो यहां से 2 गुणा 13 7 गुणा 13। तो अब देखते हैं इसमें 26 में 2 आ रहा है, इसको उठा लिया क्योंकि ये एक कॉमन है, इसका मल्टीपल है। 13 आ रहा है क्योंकि 26 के अगर मल्टीपल्स की बात करें तो 2 आ रहे हैं मल्टीपल्स में, 13 आ रहे हैं। अब 91 के मल्टीपल्स की बात करें तो 7 आ रहे हैं और 13 आ रहे हैं, 13 हमने पहले ही लिख लिया है। तो LCM इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणा 13 गुणा 7।
अब देखते हैं जो हमने ये बात लिखी है HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB इज इक्वल्स टू AB। तो HCF ऑफ AB कितना 13 गुणा LCM ऑफ AB 2 गुणा 13 गुणा 7, और ये इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, मतलब 26 गुणा 91। अब देखते हैं ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो देखो 13 इंटू 2 26 और ये भी 26, तो ये कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से। 13 गुणा 7 91 और ये 91, तो यहां से ये कैंसिल हो रहा है, मतलब दोनों एक एक आ रहा है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये बराबर होता है। तो हमें सीधा फॉर्मूला ये याद रखना है, HCF ऑफ AB गुणा LCM AB इज इक्वल्स टू A गुणा B। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। जांच कीजिए क्या किसी संख्या n जो कि प्राकृत संख्या है के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि 6 की पावर n जो है वो इसका अंतिम अंक, मतलब इसको सोल्व करें, जो भी संख्या आएगी उसका अंतिम अंक 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। कैसे कि जैसे n 1 लूं तो कितना आया 6, n अगर 2 लूं तो 6 का स्क्वायर 36, n की वैल्यू 3 तो कितना 216। कहने मतलब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो अंतिम संख्या है, सॉरी अंतिम अंक जो है, यूनिट डिजिट जो है वो 0 आ सकता है क्या किसी कंडीशन में, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे कि पूछ रहे हैं कि संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है या कोई भी संख्या है जो 0 पे समाप्त हो रही है, मतलब उसका अंतिम अंक 0 है, अंतिम अंक 0 है, तो कहने का मतलब कि ये जो संख्या है, कोई भी संख्या 5 से भाजित होगी। जैसे मैं बात करता हूं 20 की, तो 20 5 से भाजित है, और 5 से भाजित होने का मतलब है कि इस संख्या के जो गुणनखंड होंगे उनमें 5 अवश्य रूप से आएगा। जैसे इसके गुणनखंड 5 गुणा 4, तो इसमें 5 आवश्यक रूप से आएगा, तभी ये 5 से भाजित होगा। तो इसने बोला है हमें 6 की पावर n का, तो 6 की पावर n के अगर मैं गुणनखंड की बात करूं तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6 के गुणनखंड 2 3, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 3, तो 6 की पावर n के गुणनखंड 2 गुणा 3 की पावर n, मतलब 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। तो 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n में कोई भी 5 नहीं आया। अब इसमें 5 जब नहीं आया तो ये संख्या 0 से विभाजित नहीं हो सकती। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि 6 की पावर n जो है वो कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। किसके लिए, कोई n धनात्मक पूर्णांक के लिए। अब आते हैं अपन एक्सरसाइज 2.2 पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कुछ संख्याएं दी गई, हमें उन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहली संख्या दे रखी है 468, 468 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, वही हमारा मेथड। 468 को सबसे पहले 8 अंतिम अंक 8 है, 2 से भाजित हो रहा है, तो 2 पे 3 और 4, फिर 2 से भाजित है 1 1 और 7। अब देखो इन तीनों संख्याओं का अंकों का योग 7 और 1 8 और 1 9, मतलब 3 से भाजित होगी। अब 3 से भाजित होगी तो 11 पे 3 का भाग जाएगा, तो 3 2 बचा 9 पे। अब देखो 39, 9 और 3 9, मतलब 3 से भाजित होगी 13 पे। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया 468 को। कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 13। दूसरी संख्या हमें क्या दे रखी है 945। अब 945 को वही विधि लगाते हैं। अब देखो 5 और 4 9 और 9 18, मतलब 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा तो 3 3 9 1 15 5 पे। फिर अब 5 और 1 6 और 3 9, फिर से 3 पे जा रहा है, 1 और 0 5। अब देखो 5 और 1 6 3 3 और 5,
अब फिर 5 3 8 नहीं, मतलब अंतिम अंक 5 है, क्योंकि 3 से नहीं जा रहा, क्योंकि अंकों का योग 9 नहीं हो रहा, या अंकों का योग 9 नहीं हो पा रहा है। तो ये भाजकता के नियम है कि किस संख्या से भाग जा रहा है, ये हम एक क्लास अलग अलग से देखेंगे उसमें। तो 5 से अब इसको भाग देंगे तो 7 पे, और 7 अभाज्य संख्या, तो यहाँ से 945 को मैं क्या लिख सकता हूँ अगर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 7। थर्ड है 140, 140 को भी कर लेते हैं। 2, इसका तो सीधा सीधा पता चल रहा है, 2 से है 70, फिर 2 35, अब 5 7 और 7 1, तो इसको 140 को मैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 2 गुणा 2 की पावर 2 5 गुणा 7। नेक्स्ट फोर्थ दीर्घ है 38 25, 38 25 को दें तो यहाँ से अंतिम अंक 5, तो 5 पे जाएगा तो 5 7 35, 3 बचा 32, 5 31, 2 बचा 25, 5 पे, फिर अंतिम अंक 5 है, 5 से जा रहा है 1 पे, 2 बचा 26, मतलब 5, 1 बचा 3 पे, 153। अब देखो 3 5 और 1 6, 9 हो गया अंकों का योग, तो 3 से जाएगा तो 5 पे और 1, अब 5 और 1 6, फिर से अंकों का योग 6 हो रहा है, तो 3 पे 17, उसके बाद में 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो 38 25 को अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ अभाज्य गुणनखंडों की फॉर्म में, तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुणा 17, और क्रम 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, क्योंकि क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है भाज्य गुणनखंड में। नेक्स्ट 5वां में दे रखा है 20 570। अब 20 570 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में मैं व्यक्त करूं तो सबसे पहले 2 से, क्योंकि अंतिम अंक 0 है, तो 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 1 बचा 17 हो गया, तो 8, 1 बचा तो यहाँ पे 5। अब अंतिम अंक 5 है, तो 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 2 पे, फिर 2 भाग टूटा 0, 28 बन गया, 5 5 25, 3 बचा 35, 5 7 35। अब देखो फिर इसको 11 से भाग दें, क्योंकि 5 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा पा रहा, 7 से नहीं जाएगा, तो अब किससे जाएगा, 11 से भाग दें, 11 एकम 11, 9 बचा 95, 11 8 88, फिर 95 माइनस 88 7 77, तो 11 7 77। अब फिर से ये 11 पे भाग जा रहा है, 11 एकम 11, कितना बचा 7, 77, 11 7 77, और 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 5 गुणा 11 की पावर 2 गुणा 17, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न युग्मों का HCF व LCM ज्ञात करो तथा सत्यापित करो कि HCF और LCM का गुणा जो है पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 96 और 404। 96 और 404 का हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड करना है दोनों का, फिर वहां से HCF और LCM निकालेंगे और फिर ये चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग दिया 48 पे, 2 से 24, 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3 और 3 खुद अभाज्य है। तो यहां से इसको मैं अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3, और 404 को करें तो 404 सबसे पहले तो 2 से 202, फिर 2 पे 101। अब 101 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो फिर 101 पे ही जाएगा ये। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म में, तो 2 कितनी बार आया, 2 बार, गुणा 101। अब हमें यहां से क्या देखना है, HCF और LCM निकालना है। तो HCF के लिए हमने क्या देखा है, HCF क्या होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट क्या है और कॉमन क्या है। तो सबसे पहले देखें तो इस पार्ट में 3 है, इस पार्ट में 3 है क्या, नहीं है, तो 3 नहीं ले सकते। इस पार्ट में 101 है, इस पार्ट में 101 नहीं है, नहीं ले सकते, कॉमन होना चाहिए ना। अब देखते हैं 2 की पावर 2,
2 की पावर 2 यहाँ पे भी है और 2 की पावर 2 यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 5 है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 तो छुपा हुआ है, तो 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ से HCF क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4। और LCM की बात करें, LCM होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि ऐसा अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में कम से कम एक बार आया हो। तो 101 आर्क है, इसको लेना पड़ेगा, 3 आर्क है, इसको लेना पड़ेगा। अब देखो 2 कितनी बार आर्क है, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 5 बार, मतलब यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये आए हैं और कम से कम एक बार आए हैं, तो इनको सभी को लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 की पावर 5, तो LCM ये आ गया हमारा और HCF ये आ गया। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है, HCF और LCM का गुणा पूर्णांकों का गुणनफल। तो मैं क्या करता हूँ, HCF कितना 4 और LCM कितना 101 गुणा 3 गुणा 2 की पावर 5। ये प्रूव करना है मेरे को इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, मतलब 96 गुणा 404। तो आइए देखते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 कितना 32, 32 को 3 से गुणा किया 96, 32 दूनी 64 और 32 तिया 96, और 101 को 4 से गुणा करूं तो 404, और इधर भी कितना है 96 गुणा 404। तो ये पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट दिया हमें 336 और 54, वही 336 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7, 54 का देखते हैं, 2 27 आया तो 27 3 पे, फिर 3 पे गुणा 3, तो यहां से ये कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 की पावर 3। तो यहां से अगर HCF की बात करूं तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक बार है तो 2 उठा लिया, 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 और 3 की पावर 3 में कॉमन क्या है, ओनली 3, क्योंकि ये 3 यहाँ पे भी है लेकिन 3 की पावर 3 यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो HCF कितना आ गया 6। LCM की बात करूं, LCM जो एक बार आ चुका है ना उसको लेना है, तो यहाँ पे 2 कितनी बार आ चुका है 4 बार, तो 2 की पावर 4 उठा लिया, 3 यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे 3 की पावर 3 बार है, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 जो है वो ज्यादा बार आर्क है, तो इसको एक बार उठा लिया तीनों को, और 7 यहाँ पे आया है, तो यहाँ से LCM आ गया। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो LCM लिखा मैंने 2 की पावर 4 3 की पावर 3 गुणा 7 गुणा 6 बराबर इन दोनों का गुणनफल 336 गुणा 54। अब देखो, अब इसको बराबर करना है तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, चलो यहाँ से देखते हैं। 2 की पावर 4 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 को मैं अलग कर लेता हूँ 9 गुणा 3 में, और यहाँ से 7 गुणा 6, और ये 336 गुणा 54। तो एक तो मेरे को 54 बनाना है, तो 54 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 9 तिया 27, यहाँ से इसको निकाल लूँ 2 गुणा 8, तो 9 तिया 27 और 2 54, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 54 से। 7 गुणा 6 42, 42 गुणा 8, और यहाँ पे कितना बचा 336। अब इसको गुणा करते हैं, 8 दूनी 16, हंसिल 1, 8 चौक 32 और 1 3, 336 बराबर 336। थर्ड देखते हैं 90 व 144। अब 90 के अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, देखो 2 तिया 6 तिया 18 5 90, और 144 के इसी प्रकार से करेंगे तो 2 गुणा 2 2 दूनी 4 72 आएगा ना, देखो 2 से भाग दिया 72, फिर 36, फिर 18, फिर 9, अब 9 को भी क्या लिख दूंगा मैं 3 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 की पावर 4 आएगा यहाँ पे, गुणा 2 एक बार, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। तो अब यहाँ से HCF देखें, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखो 90 और 144 में एक ये था और एक ये, तो HCF की बात करें
तो HCF देखो 2 की पावर 4 और यहाँ पे 2, तो एक तो 2 आ गया, 3 की पावर 2 यहाँ पे भी है और 3 की पावर 2 यहाँ पे भी है, तो यहाँ से 3 की पावर 2, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो HCF क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। और LCM की बात करूं तो LCM जो एक बार आ चुका है उसको उठाना है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 की पावर 4 एक बार तो आए हुए हैं, तो इनको उठाना है, 3 की पावर 2 उठाना पड़ेगा, 5 यहाँ पे आ रखा है, इसको उठा लिया। तो अब हमें दोनों को प्रूफ करवाना है, तो 18 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 बराबर क्या करना है, 90 गुणा 144। अब किसी एक को 90 करें, 18 इंटू 5 90 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 3 तिया 9 और 2 की पावर 4 कितना 16 और यहाँ पे 144, 16 निमा 144, 1 बराबर 1। तो यहाँ से क्या प्रूव कर दिया हमने, जो हमें पूछा था HCM गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM व HCF ज्ञात करो। उसमें पहला दे रखा है 12, 15 और 21। अब 12, 15 और 21 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड से। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो कितना 2, 6 पे 2 और फिर 3। 15 का देखूं तो 15 3 से गुणा 5 और 21 का देखें तो 3 गुणा 7। अब LCM और HCF, तो HCF का तो सीधा सीधा फंडा है, HCF के लिए तो हमें कॉमन देखना है कि जो कॉमन है ना, अब देखो 2 लेंगे, इसमें नहीं है, नहीं उठा सकते, फिर 2 इनमें नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो HCF तो मेरा क्या आ गया, 3 आ गया। LCM की बात करें तो LCM होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो लैंग्वेज से स्पष्ट है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो एक बार आ रहा है ना उसको कम से कम एक बार यहाँ पे रखना है। अब देखो 2 इन दोनों को उठाना पड़ेगा, 2 गुणा 2 3, 5 और 7। अब देखो तो HCF कितना आ गया 3 और LCM मेरा क्या आ जाएगा 2, 4, 12, 5 60, 60 को 7 से करूं तो 420। तो यहां से HCF 3 और LCM 420। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है 17 के गुणनखंड करें, क्योंकि 17 खुद अभाज्य संख्या है तो 1 गुणा 17। 23 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 1 गुणा 23। 29 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 1 गुणा 29। कहने का मतलब इनकी अभाज्य संख्या है तो या तो 1 या 17, मतलब संख्या खुद इनका गुणनखंड होगी, इसके अलावा इनका और कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो अब यहाँ से HCF की बात करते हैं, तो HCF तीनों में कॉमन होगा। अब तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, तो HCF 1 हो जाएगा। और LCM देखो 17 है तो 17 को भी उठाना पड़ेगा, 23, 29 तीनों को कम से कम एक बार उठाना तो पड़ेगा। अब इनको गुणा करें तो इनको गुणा करने पे कितना आ जाएगा 11,339। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में दे रखा है हमें 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का LCM और HCF ज्ञात करना है। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के 3 गुणा 3 और 25 के 5 गुणा 5। तो HCF तीनों में कॉमन। अब तीनों में कॉमन देखें तो देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 इन दोनों में नहीं है, तो यहाँ से तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, 1 और 1, क्योंकि इनके गुणा में हम 1 लिख सकते हैं। तो HCF क्या आ गया 1। और LCM की बात करें तो LCM में जो एक बार आ चुका है बस उसको उठाना है। तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आ गया 3 बार, मतलब 2 की पावर 3। 3 कितनी बार आ गया 2 बार, तो 3 की पावर 2। और 5 कितनी बार आ गया 2 बार, 5 की पावर 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 8 200 इंटू 9 1800। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर LCM 1800। तो इसके बाकी के जो पार्ट है वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण मैं यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ। इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 24, 15 और 36 का LCM। तो 24 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2, 2, 2 गुणा 3, मतलब 2 की क्यूब इंटू 3। 15 के देखें तो 3 गुणा 5
और 36 के 2 2 और 3 गुणा 3, मतलब 2 दूनी 4, 3 12 3 36, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। तो यहाँ से HCF कितना आ जाएगा? HCF के लिए क्या देखना है? कॉमन होना चाहिए। अब कॉमन 2 की पावर 2, देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 नहीं ले सकते। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो 3। 5 इन दोनों में नहीं है, तो HCF कितना? 3। और LCM की बात करें तो देखो 2 की पावर 3 एक बार आ चुका है, तो यहां से देखो 2 की पावर 3 उठा लिया, 3 3 और 3, तो देखो यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे 3 एक बार है, लेकिन यहाँ पे 3 दो बार है, तो 3 की पावर 2 कम से कम एक बार है, तो 3 की पावर 2 LCM में उठा लेंगे और 5 को यहाँ से उठा लेंगे, तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 और ये 5, तो 8 5 40 निम्मा 360। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि दो बंदे हैं, रमन और अनुप्रिया। मतलब रमन और अनुप्रिया एक खेल का मैदान है जो कि वृत्ताकार पथ पे है, मतलब ये कोई वृत्ताकार मैदान है। तो यहां से रमन और अनुप्रिया ये दोनों यहां से दौड़ लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रमन को कितना टाइम लगता है? रमन को लगते हैं 18 मिनट और अनुप्रिया को इसका एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 12 मिनट का। तो अब वो बोल रहे हैं कि ये दोनों एक ही समय पर एक ही बिंदु से और एक ही दिशा में इस तरफ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि ये दोनों एक तो जब यहां से दौड़ना प्रारंभ किया तब, और उसके बाद में वापस ये एक साथ कब मिलेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। तो यहां पे देखो हो क्या रहा है, यहां पे देखें कि रमन 18 मिनट लग रहे हैं और अनुप्रिया को 12 मिनट लग रहे हैं। तो मैं अगर यूं कहूं कि जब रमन यहां से भाग के एक चक्कर पूरा करता है 18 मिनट में, तो अनुप्रिया क्या करेगी? अनुप्रिया ने क्या किया उस 18 मिनट में, क्योंकि अनुप्रिया ने 12 मिनट तक तो एक चक्कर यहां पे पूरा कर लिया। अब जब रमन के जो 6 मिनट एक्स्ट्रा थे कि रमन जब यहां पे पहुंचा तो अनुप्रिया ने तो यहां पे दौड़ लगा के वो इससे आगे चली गई होगी कुछ, ठीक है। तो पहले चक्कर की बात करूं तो जब रमन यहां पे आया तो अनुप्रिया कुछ आगे होगी। फिर बात करते हैं कि दूसरा चक्कर इसने 18 मिनट में लगाया तो अनुप्रिया चक्कर लगा के फिर कुछ पॉइंट पे होगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इसके बाद में ये दोनों कब मिलेंगे। तो देखो अगर मैं रमन की बात करूं तो रमन पहला चक्कर कितने मिनट में पूरा करेगा? 18 मिनट में। अब दूसरा चक्कर पूरा करने में इसको कितना? फिर 18 मिनट, मतलब 18 मिनट तो लगेंगे, लेकिन यहां पे टाइम क्या होगा? 36 मिनट में। फिर अगला 54 मिनट में, ये हो जाएगा। और अगर अनु की बात करूं, अनुप्रिया की बात करें तो अनुप्रिया को एक चक्कर पूरा करने में पहले 12 मिनट लगे, ठीक है। दूसरा फिर यहां पे आई, वापस यहां से चलेगी, कितना टाइम और लगेगा? 12 मिनट और, मतलब दूसरे 24वें मिनट में वो यहां पे होगी, फिर 36वें मिनट में यहां पे होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब रमन 36वें मिनट में यहां होगा तो अनुप्रिया भी 36वें मिनट में यहां होगी। तो यहां से मेरे को क्या पता चल रहा है कि मेरे को इन दोनों का एलसीएम उठाना है। तो 36वें मिनट में जब रमन यहां पर होगा तो अनुप्रिया भी यहां पर होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 36 मिनट। तो यहां से हमें पता क्या चल रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी करने होंगे
तो हम क्या करेंगे, जो हमें टाइम दे रखा होगा जैसे 18 और 12, इन दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल के दिखाएंगे, जो कितना आ जाएगा 36। तो एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि हमने पहले कर ली है, तो वहां से उसका पूरा मेथड वो रहेगा। देखो इसको एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि मैं कहूं कि यहां से रमन ने दौड़ना प्रारंभ किया, रमन को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो यहां से दौड़ के रमन यहां पे आ गया, तो अनुप्रिया को तो 12 मिनट लगते हैं ये चक्कर पूरा करने में। तो पहले चक्कर में जब रमन यहां होगा तो अनुप्रिया यहां पे होगी, फिर रमन वापस चक्कर लगाता है, ठीक है, और अनुप्रिया यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगी सेकंड चक्कर में, तो वो यहां से दौड़ के चक्कर पूरा कर लेगी, यहां पे आ जाएगी, फिर नेक्स्ट चक्कर लगाएगी। तो रमन को तो वही टाइम लग रहा है, रमन यहां पे जब होता है तो अनुप्रिया की पोजीशन चेंज हो रही है, पहले यहां पे फिर यहां पे फिर यहां पे, ऐसे करके एक पोजीशन ऐसी आएगी जब फिर से वापस अनुप्रिया और रमन दोनों यहीं पर होंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम जो होता है वही इनका आंसर होता है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन पे। देखते हैं सबसे पहले कि कुछ कंटेस्टेंट हैं हिंदी के, इंग्लिश के और गणित के। तो हिंदी के कंटेस्टेंट 60 है, और इंग्लिश में कितने हैं, अंग्रेजी में दे रखे हैं 84, और गणित में जो प्रतिभागी हैं वो हैं 108। तो बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, इनको बैठाना है, उन कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो ठीक है, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है तो मैं मान लेता हूं कि एक कमरा ले लिया, न्यूनतम संख्या एक कमरा ले लिया, इस कमरे में बैठा दो तीनों को। लेकिन नहीं, ऐसा तो कर नहीं सकते। क्यों, क्या बोला जा रहा है, क्योंकि एक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं। तो अगर मैं एक ही कमरा लूं तो हिंदी के भी इसमें आ जाएंगे, इंग्लिश के भी इसमें आ जाएंगे और गणित के भी इसमें आ जाएंगे। तो सर क्या करें, तो फिर यूं करते हैं कि कमरे 3 ले लेते हैं। ये 3 कमरे ले लिए, इसमें हिंदी वालों को बैठा देंगे, इसमें इंग्लिश को और इसमें मैथ्स को। तो आवश्यक कमरे 3 हो जाएंगे, आंसर 3 हो जाएगा। लेकिन नहीं, 3 भी नहीं हो सकता। क्यों, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं, कहने का मतलब कि तीनों कमरों में बराबर होने चाहिए। जैसे मैंने बोला कि 3 कमरे लिए, हिंदी वाले बैठा दिए 60, इसमें 84 और इसमें 108। तो क्वेश्चन ने बोला है कि बराबर संख्या में बैठाने है, इसमें 60 तो इसमें भी 60 बैठाने हैं, ये 24 कहां बैठाएंगे। तो अब देखते हैं असली क्वेश्चन क्या है, कि हम ऐसा नहीं कर सकते जैसा हम सोच रहे हैं। तो हमें आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो देखो कि 3 कमरे तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पे जो संख्या होगी वो इनकी मैच नहीं होगी, क्योंकि बराबर संख्या में यहां पे नहीं बैठा सकते। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूं, उसने बोला कि न्यूनतम संख्या, कमरों की न्यूनतम संख्या। देखो कमरों की न्यूनतम संख्या कब आएगी, जब हम क्या करें कि एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी बैठा सकें। मतलब एक कमरे में जितने भी कमरे संख्या आएगी उनमें से हर एक कमरे में हम ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी बैठा सकें, और ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी जितने भी बैठाएंगे उतने ही सभी कमरे में, जैसे इसमें 9 बैठाए तो बाकी जितने भी कमरे की संख्या आप याद कर रहे हो उन सभी में 9 ही आने चाहिए। तो कहने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैठाने, मतलब अधिकतम संख्या में बैठाने है। तो अधिकतम संख्या में बैठाने के लिए मैं क्या करता हूं कि इन तीनों का HCF ज्ञात करता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो कि हाईएस्ट सबसे बड़ा और कॉमन होना चाहिए।
तो यहाँ यहीं से निकलेगी वो संख्या। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 60 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 30 पे, फिर 2 15 पे, फिर 3 5 पे और ये 5। 84 के देखें तो 2 42, 2 21, 3 और 7। 108 की बात करूं, 108 का देखें तो 2 54, 2 27, 3 9, 3 गुणा 3। तो यहां से HCF कितना आ जाएगा मेरा? HCF आ जाएगा सर, कॉमन ये आ रहा है एक तो 2, फिर 2, फिर 3 कॉमन आ रहा है, उसके बाद में कुछ कॉमन नहीं है। तो यहां से HCF कितना आ गया मेरा? 12। कहने का मतलब ये जो 12 है ना, ये 12 है कि हम जितने भी कमरे लेंगे उन सभी कमरों में इक्वल 12 ही लोग बैठने चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अब जाके हम कमरों की संख्या फाइंड करेंगे। तो एक कमरे में कम से कम कितने? 12 लोग बैठाने हैं। तो हिंदी वाले 60 के लिए कितने कमरे चाहिएंगे? 5, क्योंकि एक में 12 तो 60 बंदे बैठाने के लिए 5 कमरे। इंग्लिश वाले 84 लोगों के लिए कितने कमरे? 7। और गणित वाले 108 प्रतिभागियों के लिए कितने कमरे? 12 निमा 108। तो यहां से 5 कमरे ये, 7 कमरे ये और 9 कमरे ये। तो टोटल कितने? 5 + 7 + 9, ये कितने? 21 कमरे न्यूनतम संख्या हो जाएगी उन कमरों की जिनमें अलग अलग और बराबर संख्या में प्रतिभागी बैठाए जा सकें। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले HCF फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है कि उन एक कमरे में अधिकतम प्रतिभागियों को बैठाना है। तो अधिकतम के लिए HCF का यूज होगा यहां पे।